बाहर होती बारिश मेरे दिल में सिरहन पैदा कर रही थी। शायद मुझे पता भी नहीं कि ये बारिश ही थी जो मुझे ठंडी लगा रही थी, या वो बात जो अभी आधे घंटे पहले मेरे परिवार वाले और अंशिका के परिवार वालों के बीच हुई थी। तो ठीक है, अगले महीने की 29 तारीख को अच्छा दिन है शादी के लिए। उसी दिन विशाल और अंशिका की शादी करा देते हैं। कहते हैं माता पिता बच्चे की बात बिना कहे जान लेते हैं, लेकिन क्या मेरी बात नहीं जान रहे थे? अरे अगर नहीं जानते तो मुझसे पूछ लेते, या फिर उन्होंने मुझसे पूछना ज़रूरी नहीं समझा। जानता हूँ उनकी नज़र में अब अच्छा नहीं हूँ, लेकिन क्या गलती मेरी थी? क्यों इतनी ज़िंदगी जीने के बाद भी वो नहीं जान पाए कि प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। लेकिन अब मैं क्या कहता और किससे कहता? कोई तो नहीं था अब मेरे साथ जिससे अपने दिल की बात कह पाता, जो दिल के पास थी, जिससे दिल की हर बात कहता था। वो तो अब जा चुकी थी। विशाल सब जा चुके हैं और अब शाम भी होने को है। खाना खा लो, माँ ने आकर कहा। मैंने ठीक है, मैं सिर हिलाया। मैं खिड़की से बाहर देखने लगा। बारिश और तेज हो गई थी। हवा बिल्कुल बंद हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था मानो बारिश ने उसे डांट दिया है और इस वजह से वो चुपचाप बैठ गया, बिल्कुल मेरी तरह। जैसे मैं चुप बैठ गया था जब माँ और पापा ने डांटा था, जब मैंने पहली बार शिवानी का नाम लिया था, जब मैंने बताया था कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। उन्होंने तो मेरी पूरी बात सुनने तक से इनकार कर दिया था। वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि मैं लव मैरिज करूं। क्या वजह थी? ना कभी पूछने की हिम्मत हुई, ना उन्होंने कभी बताया। अंशिका का कॉल आया है, तुमसे बात करना चाहती है। छोटी बहन चिंकी ने बुलाया तो ख्यालों के आसमान से नीचे उतरते हुए मैं फ़ोन की तरफ बढ़ा। चिंकी मुझे फ़ोन देकर दूसरे रूम में चली गई। वो जानती थी कि कोई बात होगी जो अकेले में करनी होगी। मेरे हेलो बोलते ही उधर से आवाज़ आई, कैसे हैं आप? ये सवाल जैसे मेरे दिल को कांटे चुभो रहा था। पता नहीं क्यों ये बात मुझसे एहसास दिला रही थी कि मैं और शिवानी अब दूर हो चुके हैं। वो भी इतने जैसे सूरज और चाँद जो होते तो आसमान में ही हैं, लेकिन सच में बहुत दूर। मैंने जवाब दिया, हाँ ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। वो घर पर सभी लोग थे तो बात नहीं कर पाई। मैं आपसे अकेले में बात करना चाहती हूँ। क्या कल हम मिल सकते हैं? मैंने कहा ठीक है, बस इतना कहकर फ़ोन रख दिया। लेकिन अब अभी अंशिका की बातें मन में गूंज रही थी, जैसे पहाड़ों के बीच से किसी ने बहुत तेज़ी से मुझे बुलाया हो। मैं अपने रूम में आ गया था। मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि मेरे आसपास क्या हो रहा है। ऐसा लग रहा था मानो मैं कोई पुतला हूँ और इस दुनिया को मेरी कोई फिक्र ही नहीं। जब ख्यालों की लहरें तालाब की तरह शांत मन में छेड़ देती हैं तो वो समुद्र बन जाता है जिसको कहीं भी सुकून नहीं मिलता। कुछ ऐसा ही हाल मेरा था। मेरे शांत मन को शिवानी के ख्यालों ने छेड़ दिया था। उसका चेहरा बार बार नज़रों के सामने आ रहा था और चाहकर भी मैं उसे भूल नहीं पा रहा था। भारी मन को लिए मैं कोने में पड़ी कुर्सी पर बैठ गया और बाहर तेज़ी से होती बारिश को देख रहा था। मुझे याद आ रहा था कि कैसे किसी वक्त यही बारिश मन को कितना सुकून देती थी, पर आज यही बारिश मेरे मन को आग लगा रही थी। ऐसा लग रहा है मानो आसमान से पानी की बूंदें नहीं, आग की चिंगारियां गिर रही हों और वो सब कुछ छोड़कर सीधे मेरे दिल पर वार कर रही हो। धीरे धीरे मैं उसके ख्यालों में खोता चला गया, जो इस दुनिया की भीड़ में कहीं गुम सी हो गई थी। वो थी तो कहीं आसपास ही, लेकिन भीड़ की वजह से दिखाई नहीं दे रही थी। वो दिवाली का दिन था। मैं और
मेरे दोस्त पटाखे लेने गए थे। अचानक से किसी ने बगल से जोर का धक्का मारा। मन तो कहा कि उसे ढेर सारी बातें सुना डालूं, लेकिन जब पलट कर देखा तो जैसे जुबान पर ताला लग गया। आई एम सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया, थोड़ी जल्दी मैं हूँ, इतना कहकर वो आगे बढ़ गई। पर मेरा दिल वहीं रुक गया, उसी गुलाबी साड़ी वाली लड़की पर जिससे मैं भीड़ गया था। उसकी वो भूरी आंखें, वो होठे के नीचे काला तिल, जैसे उसने दिल को कहीं बांध लिया हो। मैं उस तिनके की तरह था जो तेज पानी के साथ ना बहकर नीचे तली में बैठ जाता। मैं भी वैसे ही बिल्कुल शांत हो गया था। अरे ये दुनिया तेज पानी की तरह बह रही थी। इस बात को 15 दिन बीत गए थे, लेकिन वो बात भूल ही नहीं रही थी। जैसे चंदन की महक, जैसे उसे जितना ख़त्म करने की कोशिश करो वो उतनी ज़्यादा बढ़ती जाती। वैसे ही मैं इस बात को जितना ज़्यादा भूलना चाहता वो इतना ही ज़्यादा याद आता था। कहते हैं ना, कोई जोर किस्मत में होता है वो होकर रहता है। इस तरह शायद हमारा मिलना भी लिखा था। एक दिन जब कॉलेज से घर आया तो देखा कि मेरे घर के बगल का वो घर जो हमेशा सूना रहता था उसमें कोई आ गया था। मुझे इससे क्या मतलब, ये सोचते हुए मैं अपने रूम में चला गया। अगले दिन जब कॉलेज पहुंचा तो क्लास में मास्टर बेंच पर बैठी वह लड़की जिससे दिवाली के दिन मुलाकात हुई थी, एक पल को तो समझ नहीं आया कि कैसे रिक्वेस्ट करूं। बस मैं अपने बेंच पर जाकर बैठ गया। मन तो बहुत खुश था, जैसे हरी घास पर ओस की बूंदों के गिर जाने से वो खुश हो जाता। मैं वैसे ही खुश था, लेकिन मेरा हाल भी वैसा ही था जैसे आइसक्रीम वाले को देखकर बच्चे खुश तो हो जाते हैं, लेकिन उनके पास आइसक्रीम खरीदने के पैसे नहीं होते। वो मेरे क्लास में तो थी, पर मैं उससे बात कैसे करता। शाम को घर आया तो देखा कि घर के बगल में जो लोग आए हैं उनमें वो भी है। ऐसा लग रहा था कि उस आइसक्रीम के लिए बच्चे को पड़ोसी वाले अंकल ने पैसे दे दिए हों। आइसक्रीम के लिए मुझे तो अब बस बहाना खोजना था उससे बात करने का। लेकिन कहते हैं ना, जब किसी की ज़रूरत होती है तो वो नहीं आता। उसी तरह बहाना भी मेरे दिमाग से कहीं दूर रजाई ओढ़ कर सो गया था। सुबह उठा तो आवाज़ सुनी, अरे मेरा बेटा भी तो उसी कॉलेज में पढ़ता है। इसमें क्या हुआ कि तुम नहीं हो? मेरे बेटे के साथ कॉलेज चली जाना। ओके आंटी। पहली बार उसकी आवाज़ सुनी। मेरी माँ उससे बात कर रही थी। मैं जल्दी से अपने कमरे से निकला और वहाँ जा पहुँचा जहाँ वो लोग बात कर रहे थे। मुझे देखते ही लोग हंसने लगे। जब मैंने खुद को शीशे में देखा तो पता चला कि मेरे बाल ऐसे खड़े थे जैसे किसी ने पेंटिंग करके ब्रश को बिना धोए रख दिया हो, और आंखें तो ऐसी सूजी हुई थी कि मैं भारत का कम चीन का ज़्यादा लग रहा था। अरे वाह बेटा, आज तो बिना कहे कॉलेज के लिए तैयार हो गए हो, वो भी बिल्कुल समय पर, वरना रोज़ तो लात मार कर तैयार होने के लिए कहना पड़ता था। वो इन सब बातों को सामने बैठी सुन रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे किस्मत ने मुझे लात मारकर एक बोरे में भरकर कूड़ेदान में डाल दिया हो। जितनी इज्जत उसके सामने बनाना चाहता था उतनी ही बेइज्जती होती जा रही थी। इम्प्रेशन बनाने के लिए आज परफ्यूम भी लगाया था, और महंगी वाली क्रीम भी लगाया था जो किसी शादी में जाने से पहले लगाया था, जिससे मैं बंदर कम इंसान ज़्यादा लगूं। लेकिन माँ ने तो इज्जत तो जानवर से भी कम बना दी थी। फिर भी मैंने अपना बैग उठाया और घर से बाहर आ गया और उससे भी चलने के लिए कहा, ताकि जो बची कुची इज्जत है वो भी ना चली जाए। हम रास्ते में थे और क्या बात की जाए समझ नहीं आ रहा था। अचानक इंडक्शन के बल्ब की तरह मेरे दिमाग की बत्ती जली और मैंने सवाल करना शुरू किया। आपका नाम क्या है? उसने शिवानी बताया। तो आप इतना लेट कैसे हो गई यहाँ आने में? पापा का ट्रांसफ़र अभी हुआ
तो इसलिए अभी आई। पापा पास के थाने में दरोगा हैं। बस ये बात सुनी ही थी कि मैं सोचने लगा था कि कैसे थाने में मेरी पिटाई हो रही है। लोग मुझे गैस सिलेंडर समझकर इधर से उधर लात मार मार कर पीट रहे हैं। सारे सपने बेकार हो गए। और परफ्यूम और क्रीम लगाना भी। फिर मैं पूरे रास्ते चुप रहा। वही बात बताती रही कि वो पहले कहाँ कहाँ गई और उसका पहले का कॉलेज कैसा था। लेकिन मुझे तो कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा था। शायद दिल के अंदर डीजे चल रहा था, जिसकी वजह से उसकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। अब ये रोज का हो गया। वो मेरे साथ ही कॉलेज जाने लगी और वापस भी साथ आने लगी। शाम को भी वो मेरे साथ पढ़ाई करने आ जाती थी। लेकिन वो सिलेंडर वाली पिटाई के आगे प्यार का नाम आता ही नहीं था। धीरे धीरे हम पास आ रहे थे, लेकिन सिलेंडर की वजह से दूरी थी। एक दिन सुबह जब कॉलेज की छुट्टी थी, वो सुबह ही आई और मुझे जगाते हुए बोली, उठो, मेरे पापा तुमसे मिलना चाहते हैं। मुझे तो लगा कि सिलेंडर आज ही बनूंगा, लेकिन मैंने गलती भी तो कुछ नहीं की थी। पर पुलिस वाले सुनते कम और पीटते ज़्यादा हैं। किसी तरह मैं उसके घर गया तो उसके पापा हॉल में बैठे मेरा ही इंतज़ार कर रहे थे, जैसे भूखा शेर शिकार का इंतज़ार कर रहा हो। मेरे पहुंचते ही उन्होंने कहा, शिवानी यहाँ नहीं है और मेरे पास टाइम नहीं रहता। आज छुट्टी भी है तो उसका मन कहीं घूमने का है, तो उसे घुमा लाओ। अगर खुश होने पर अवार्ड मिलता तो पक्का आज मुझे भारत रत्न मिला होता। मैं इतना खुश था। 1 घंटे बाद हम राजीव पार्क में थे, जो आसपास का सबसे अच्छा पार्क था। घूमते घूमते शिवानी ने पूछा, तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो? मैं क्या जवाब देता? सच बोलता तो सिलेंडर बनता, झूठ क्या बोलूं, ये समझ नहीं आ रहा था। आखिरकार दिल ने सच बोल ही दिया, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वो काफ़ी देर चुप थी, फिर उसने कहना शुरू किया, पिछले 2 महीने से तुम्हारे साथ हूँ। ज़्यादा तो तुम्हें नहीं जानती, पर हाँ, जहाँ तक तुम्हें जानती हूँ वहाँ तक तुम भी मुझे बुरे नहीं लगे। शायद मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ वक्त बिताना अच्छा लगता है। हमारी लव स्टोरी चल चुकी थी। हम एक दूसरे को बहुत ज़्यादा वक्त देने लगे थे। पर कहते हैं, जो लिखा होता है उसको मिटाया नहीं जा सकता। शायद हमारा भी दूर होना लिखा था। कॉलेज ख़त्म होने वाले थे और अब हम शायद दूर होने वाले थे। शिवानी ने कहा, मैं अपने गांव वापस जाने से पहले पापा से हमारे बारे में बात कर लूँगी, क्योंकि इसके बाद मैं पढ़ाई के लिए दिल्ली जा रही हूँ। यहाँ वापस नहीं आऊँगी। मैंने भी अपनी फैमिली से बात करना सही समझा। मुझे लगा था कि वो इस बात के लिए मना नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने तो प्यार का नाम सुनते ही आगे कोई बात सुनने से इनकार कर दिया। उन्होंने साफ कह दिया कि तुम्हारी शादी वहीं होगी जहां हम चाहेंगे। मैं शिवानी को क्या जवाब देता, मुझे नहीं पता था। इसलिए मुझे यही सही लगा कि मैं आज रात को कोलकाता चला जाऊंगा, जहां मुझे 2 दिन बाद जाना था। मैंने रात में ही सामान पैक किया और सुबह की गाड़ी से कोलकाता निकल गया। मुझे नहीं पता
कि उसके बाद घर पर क्या हुआ था। मैं घर पर कॉल भी बहुत कम करता था और उसके बारे में बात करूं इतनी हिम्मत नहीं थी। जब 3 साल बाद पढ़ाई पूरी करके घर आया तो बगल का घर पहले की तरह खाली हो चुका था। वो लोग अब यहाँ नहीं रहते थे। कुछ दिन में पास वाले से पता चला कि उसके घर वाले शिवानी की शादी कहीं और करने वाले थे, तो उसी लिए गांव चले गए थे, फिर कभी नहीं लौटे। हाँ, उन्होंने तुमसे शादी के लिए तुम्हारे घर बात की थी, लेकिन तुम्हारे घर वाले तैयार नहीं हुए थे। अगले दिन मैं अंशिका से मिलने काफ़ी शौक पहुंचा तो वो बाहर ही खड़ी मेरा इंतज़ार कर रही थी। मेरे पहुंचने पर वह हम दोनों साथ अंदर गए। अंदर जाते ही जैसे मेरी पहली नज़र पड़ी, अतीत के सारे पन्ने तेज़ी से खुलते चले गए, क्योंकि सामने बैठी थी अंशिका की सहेली और मेरा पहला और आखिरी प्यार, शिवानी। ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मेरी शादी है तो यहाँ आई है, तो उसे यहाँ साथ ले आई। वो सामने थी जिससे मेरी शादी होने वाली थी, और वो बगल में जिसके साथ शादी के वादे निभाने का वादा था। शिवानी के सामने कहने के लिए मेरे पास शब्द नहीं थे और ना ही उसने कुछ कहा। वो ऐसी बैठी थी जैसे मुझे जानती तक ना हो, पर उसकी आंखों में सवाल था जिसका जवाब मेरे पास था, तो लेकिन मैं शायद कभी दे नहीं पाता। उसकी आंखें देखकर साफ पता चल रहा था कि वो पूछ रही है, उस रात तुम क्यों चले गए थे? तुमने वादा किया था कि घर वालों को साथ मनाएंगे। क्या जवाब देता? जवाब तो उसको पता था कि मेरी फैमिली वालों ने मेरी बात तक सुनने से इनकार कर दिया था। उसे ये बात कैसे बताता? 3 कोल्ड कॉफ़ी अंशिका की बात के साथ मैं ख्यालों के सफ़र से उतरा। आपको कुछ बात करनी थी, आपने कॉल पर कहा था। हाँ, कोई ख़ास बात नहीं थी, बस ऐसे मिलने का मन था। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। काफ़ी देर के सन्नाटे को ख़त्म करते हुए मैंने कहा। ऐसा लग रहा था मानो काफ़ी दिनों से दिल में बसाए बारिश को बादल ने अचानक छोड़ दिया हो और उसे अब सुकून का एहसास हो रहा हो। अंशिका ने सोचा भी नहीं था कि ये बात होगी। मैंने कहना शुरू किया, अंशिका, मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहता। मैं किसी और से प्यार करता हूँ और नहीं चाहता कि तुमसे शादी करके मैं तुम्हारी लाइफ भी खराब करूँ। शायद वो बात को समझ गई थी और उससे भी ज़्यादा उसके बगल में बैठी शिवानी। अंशिका ने दिल को मजबूत करते हुए कहा, ठीक है, मैं घर पर ये बात बता दूंगी। मैं काफ़ी शॉक के बाहर आ गया था। अंशिका तो मेरे पीछे नहीं आई, लेकिन शिवानी खुद को रोक नहीं पाई। विशाल। काफ़ी दिनों बाद ये नाम उससे सुना, जिसकी आवाज़ पूरी ज़िंदगी सुनना चाहता था, लेकिन वो तो कहीं गायब हो गई थी, जैसे दिन में घास से ओस गायब हो जाती है। हमारे रास्ते बदल चुके हैं विशाल। मेरे पापा ने तुम्हारे घर बात की थी, लेकिन तुम्हारे घर वाले नहीं माने। पापा ने मेरी शादी दूसरी जगह करनी चाहिए, लेकिन मेरा दिल नहीं माना, तो उन्होंने
शादी कैंसिल कर दी, अब फिर उसी रास्ते पर क्यों जाना चाहते हो जो 5 साल पहले ही ख़त्म हो चुका है। अगले दिन हम अंशिका के घर थे, शादी तोड़ने के लिए नहीं, शादी की रस्म को आगे बढ़ाने के लिए। कभी कभी हमसे भी मिलने आएगा जीजू, अंशिका ने कहा। बिल्कुल, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। इतना ही था इस कहानी का सफ़र। अगर दोस्तों आप लोगों को यह लॉन्ग स्टोरी या कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए और कमेंट भी कीजिए, और चैनल पर नए हों तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि नई या पुरानी आप लोगों को हार्ट टचिंग स्टोरी, मोटिवेशनल स्टोरी तथा अन्य प्रकार की स्टोरी आपको देखने को इसी चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। धन्यवाद।